स्वर्गीय हेमंत महाजन, स्वातंत्र्य वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक फेसबुक लाइव में आपका स्वागत करता हूं। हम हर हफ्ते 11:30 से 12:30 मिलते हैं और देश की सुरक्षा के जो अलग अलग पहलू होते हैं इसके बारे में बातचीत करते हैं। इसे जो हमें रिस्पांस मिला है काफी अच्छा है। अभी तक तकरीबन 2.5 लाख लोगों ने ये फेसबुक लाइव सेशन देखा हुआ है और जो लाइक्स है वो हजारों की संख्या में है। तो इसलिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि जब स्ट्रेटेजिक स्टडी सेंटर ये स्वतंत्र वीर सावरकर के अंदर निर्माण किया था तो उसका उद्देश्य ये था कि देश की सुरक्षा के जो अलग अलग पहलू होते हैं उसके बारे में आम जनता को बताया जाए, क्योंकि 100% जो भारतीय है वो देशभक्त है, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, देश का भला होगा यही वो चाहते हैं, क्योंकि हमने यहीं जीना है, यहीं मरना है, तो ये देश हमारा है। लेकिन काफी बार ये पता नहीं होता कि एग्जैक्टली रोज की जिंदगी में हम देश के लिए क्या करें। तो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आप देश के लिए क्या कर सकते हैं। आज जो मेरा विषय है वो एक बहुत ही अहम विषय है और ये इसके बारे में बातचीत काफी कम हो गई है। तो ये कौन सा विषय है इसके बारे में मैं आपकी बात करने वाला हूं। तो ये है अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान ये हमारी पाकिस्तान के बाद वाला देश है जिसका हमारे देश की सुरक्षा के साथ काफी संबंध है। तो ये क्या संबंध है, अफगानिस्तान में जो होता है उसका हमारे देश के ऊपर क्या असर होता है, इसके पहले कुछ असर हुआ था क्या नहीं, आज की हालात क्या है और इसके बाद आगे आने वाले दिनों में क्या हालात होगी, ये अलग अलग विषय जो है इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। तो और इसे मैं आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताऊंगा, क्योंकि ये एक देश है जिसका नकाशा, जिसका मैप हमें देखना चाहिए, क्योंकि अगर ये देश कैसा है, इसका मैप कैसा है, ये अगर आप सब जानते हैं तो ही आप इस विषय में जो जानकारी है वो अच्छी तरह से हासिल कर सकते हैं। हम पहले जाते हैं। इसके पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि ये जो अफगानिस्तान का जो एरिया है इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे कि ये क्या है। आपको पता होगा कि कुछ बहुत ही साल पहले जब मराठा साम्राज्य हमारे देश में फैला हुआ था तो हमारे कुछ सेनानी पेशवा के इन्होंने पाकिस्तान में प्रवेश किया था। वो अटक के पार चले गए थे, जिसे मराठी में अटकेच्या पार असं म्हटलं जातं। या वो गए थे पेशावर तक। पेशावर में मराठास ने या पेशवा ने लड़ाई लड़ी थी अफगानिस्तान के साथ। तो ये अफगानिस्तान जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है इसका क्या महत्व है, और इसके साथ मैंने पाकिस्तान का नकाशा भी जोड़ा हुआ है, क्योंकि जब हम अफगानिस्तान की बात करते हैं तो उसमें पाकिस्तान भी शामिल हो जाता है। अफगानिस्तान और हमारे देश का जो रिश्ता है ये काफी पुराना है और हमारे देश के ऊपर जितने हमले हुए वो अफगानिस्तान से हुए हैं। आज की अफगानिस्तान की बात करेंगे तो इनकी जो पॉपुलेशन है ये तकरीबन 3 करोड़ के आसपास है और यहाँ पे अभी बहुत ही वायलेंस चल रहा है। एक साथ तालिबान है जो अफगानिस्तान के ऊपर अपना राज्य करना चाहती है, दूसरी तरफ अमेरिका है जो उन्हें रोकना चाहती है। इसके अंदर चाइना भी आ गया है, रशिया भी आ गया है, पाकिस्तान भी आ गया है। तो ये सब चीजें जो है इसका हमारे ऊपर क्या असर होता है, इन सभी के बारे में हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये देश जो हमारे लिए है ये इम्पोर्टेंट है। अफगानिस्तान एक माउंटेनस एरिया है, यहाँ पे हाइट
9,000 फीट से 10,000, 11,000 फीट इतनी ज्यादा होती है। तो ये एक ऐसा देश है कि जहां से इसके पहले बहुत बार अ, अ, इसके पहले बहुत बार यहाँ पे लड़ाइयाँ हुई है और इस लड़ाई का असर हमारे देश पे हुआ है। तो ये क्या था, इन सभी के बारे में हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये हमारे देश के लिए एक इम्पोर्टेंट देश है और हमारी के साथ बहुत बड़ा संबंध है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको नजर आएगा, यहाँ पे आपको नजर आएगा अफगानिस्तान का नकाशा। ये देखिए, ये अफगानिस्तान है, इस तरफ ये जो है, ये इस तरफ पाकिस्तान है, और ये एक जो पास है, इसे मैं चाहता हूं कि आप अच्छी तरह से देखें, क्योंकि ये खैबर पास है, जहां से हमारे देश के ऊपर 11th या 10th सेंचुरी के बाद बहुत सारे हमले हुए हैं। मोहम्मद गजनी हो, मोहम्मद घोरी हो, बहुत, उसके बाद बाबर वगैरह, ये सभी लोग इस खैबर पास से हमारे देश में आए थे। और ये है या जो नदी है जिसे इंडस रिवर बोली जाती है, और इसके आसपास कहीं पर आपको नजर आ जाएगा पेशावर वगैरह। तो ये यहाँ से ये लोग पाकिस्तान, अभी का जो पाकिस्तान है, वहां से लेके हमारे देश में आए थे। तो अफगानिस्तान अगर आप आज देखेंगे तो वैसे देखा जाए तो काफी बड़ा देश है, और इसके आजू बाजू में देखिए कि ये पूरी अफगानिस्तान की सीमा आपको नजर आ रही है, जो मैं लाल इससे दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये पूरी अफगानिस्तान की सीमा है, और ये जो सीमा है, इसके अंदर जो है ये अफगानिस्तान है, जहां पे मैं लाइन मार रहा हूं। और अफगानिस्तान की जो कैपिटल है वो अर्थात काबुल है, जो यहाँ पे आपको नजर आ रही है। और अफगानिस्तान के बाई तरफ तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, मतलब अलग अलग जो देश है वो सभी वो इसके आजू बाजू में है। तो हम अफगानिस्तान के बारे में अभी बात कर रहे हैं, इसके साथ यहाँ पे हमारा जम्मू कश्मीर आपको नजर आ रहा है, ऊपर चाइना है, यहाँ पे पामीर का पठान है, और ये जो पूरा एरिया जो है ये पाकिस्तान का एरिया है, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे। तो ये देखिए अफगानिस्तान है, और अफगानिस्तान का ये पूरा जो एरिया है, इनकी पॉपुलेशन तकरीबन 3 करोड़ के आसपास है। हम आगे जाते हैं, अलग अलग देश जो पाकिस्तान जो अफगानिस्तान के साथ लगे हुए हैं, पाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, चाइना वगैरह, हमारी देश की उनके साथ डायरेक्ट बॉर्डर नहीं है, लेकिन ये जो इलाका है, यहाँ से जम्मू कश्मीर काफी पास में है, और काफी बार यहाँ पर जो अफगानिस्तान के जो दहशतवादी है वो जम्मू कश्मीर में बहुत बार आए हुए हैं। मैं आगे जाता हूं। ये आज का जो हमारा विषय है, इसमें हम देखेंगे कि जो अफगानिस्तान में जो अलग अलग चीजें होती है, इसका हमारी भारत के सुरक्षा के ऊपर क्या असर है, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। वैसे देखा जाए तो अफगानिस्तान का इतिहास बहुत ही पुराना है, लेकिन हम उस इतिहास से लेते हैं जब से हमारा संबंध इनके साथ हुआ है। पहले इसे गांधार नाम से पुकारा जाता था। गांधार यानी कि गांधारी, अगर आपको महाभारत का पता है तो गांधारी जो थी वो गांधार की एक राजकुमारी थी, जिसका धृतराष्ट्र जी से विवाह हुआ था। तो हमारे देश का महाभारत में, रामायण में इसके साथ, इस देश के साथ संबंध जो है वो काफी दूर है। मैं ज्यादा हिस्टोरिकल या एपिकल चीजों में नहीं जाऊंगा। मैं आ जाता हूं 1030 के अंदर, यानी कि 1030 में, जब मोहम्मद गजनी इन्होंने यहाँ पे अपना साम्राज्य प्रस्थापित किया, और इसके बाद उन्होंने हमारे देश के ऊपर, भारत के ऊपर बहुत सारे हमले किए, इसलिए उनका हमारे लिए इम्पोर्टेंस है। इसके बाद चंगेज खान, इन्होंने सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से
अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया। और आपको पता है कि चंगेज खान ये ऐसा था जिसने भारत में भी आने की कोशिश की थी। उनके बारे में बोलना ये एक अलग विषय हो जाएगा, लेकिन मैं ये जितनी घटनाएं हैं उनका संबंध केवल हमारे देश के साथ जोड़ना चाहता हूं। मार्को पोलो अफगानिस्तान में आया था, जो एक बहुत ही बड़ा वर्ल्ड क्लास ट्रैवलर था। और उसके बाद जो घोरी रूलर्स थे, इन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा किया था। और आपको पता है मोहम्मद घोरी, इन्होंने भी हमारे देश के ऊपर अतिक्रमण किया था, इसके बारे में आपको पता है। उसके बाद तैमूर लंग, जो एक बहुत ही बड़ा वॉरियर था, इसने अफगानिस्तान के ऊपर राज्य करने की कोशिश की। अफगानियों ने उनसे बहुत डट से मुकाबला कर लिया और तैमूर का हमारे देश में भी आने का इरादा था, लेकिन वो पूरा नहीं हो गया। इसके बाद 1500 की सदी के अंदर बाबर ने काबुल का कंट्रोल ले लिया और बाबर वहां के जो मुख्य रूलर थे वो बन गए। और बाबर का तो हमारे देश के साथ बिल्कुल ही संबंध है। अभी अभी बाबरी मस्जिद की हमने बात की हुई है, वहां पे क्या हुआ है आपको पता है। और बाबर ने अब हमारे देश में आके अपनी जो डायनेस्टी है इसे एस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी और जिसे उनमें काफी यश आया था। उसके बाद मुगल्स भी इसके अंदर आ गए। उसके बाद कुछ कुशल के जो किंग थे, इन्होंने मुगल्स के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया। उसके बाद कंधार में अलग अलग लोगों ने एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू कर दिया। फिर नादिर शाह जो ईरान में था, इन्होंने कंधार के ऊपर हमला करने की कोशिश की, वो वहां पे पहुंच गए। तो एक समय था कि ये जो एम्पायर था ये सेंट्रल एशिया से लेकर दिल्ली तक और कश्मीर से लेकर अरेबियन समुद्र तक फैला हुआ था। और ये ग्रेटेस्ट मुगल एम्पायर था जिसने हमारे देश के ऊपर भी काफी साल राज्य किया। उसके बाद तैमूर के जो वंशज थे उन्होंने क्या किया ये आपको पता है। ये मैं अभी इसमें काफी जल्दी से आगे जाना चाहूंगा, लेकिन इसमें ये इतिहास को देख के आपको ये समझ में आएगा कि अफगानिस्तान हमेशा किसी ना किसी से लड़ता रहा है या किसी के ऊपर वो हमले करते रहे हैं और हमेशा यहाँ पे बहुत ही ज्यादा लड़ाई शुरू हुई है। अभी हम क्विकली आ जाते हैं 18 सेंचुरी के ऊपर, जब रणजीत सिंह ने पेशावर के ऊपर हमला किया और पेशावर के ऊपर अपना कब्जा कर लिया। और अभी जो मॉडर्न इतिहास है ये शुरू होता है जिसे हम बोलेंगे ब्रिटिशर्स, जिन्होंने हमारे देश में बाद में राज्य किया। उन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की। और इसमें आपको पता होना चाहिए कि ये बोलते थे कि ब्रिटिश साम्राज्य के ऊपर सूर्यास्त कभी होता नहीं था। सन नेवर सेट इटसेल्फ ऑन द ब्रिटिश एम्पायर, यानी कि पूरी दुनिया के ऊपर ब्रिटिशर्स ने अपना साम्राज्य तैयार किया था। ब्रिटिशर्स ने अफगानिस्तान के अंदर 4 लड़ाइयां लड़ी। उन्होंने वहां पे जाने की कोशिश की, लेकिन 4 लड़ाइयां लड़ने के बाद ब्रिटिशर्स का यहाँ पे पराभव हो गया। इसमें बाद में रशिया या अभी का जो सोवियत यूनियन है वो भी अभी बीच में आ गए, उन्होंने भी अंदर आने की कोशिश की। और उसके बाद फिर ब्रिटिश का लड़ाई, बहुत सारी लड़ाइयां हुई। एक तरफ से ब्रिटिश आ रहे थे, एक तरफ से रशियंस आ रहे थे, ये सब एक दूसरे से लड़ते रहे। तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन देखिए 20-25 साल ब्रिटिशर्स ने कोशिश की अफगानिस्तान को हमारे अपने साम्राज्य के अंदर लाने की, लेकिन वो वहां पे हार गए। ये बोला जाता है कि अफगानिस्तान हमेशा जो सुपर पावर्स है, जो महाशक्ति है, उनका स्मशान रहा हुआ है। ब्रिटिशर्स ने 20-25 साल कोशिश की, यहाँ पे वो हार गए। उसके बाद 1980s के अंदर या उसके पहले रशिया या यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक ने भी कोशिश की, वो भी यहाँ पर हार गए। उनको कैसे हराया गया ये मैं बाद में थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। और इसके बाद जो अभी की फिर एक ही सुपर पावर है,
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 9/11 के हमले के बाद उन्होंने अफगानिस्तान में आके बहुत लड़ाइयां लड़ने की कोशिश की, लेकिन कभी भी वो अफगानिस्तान को कैप्चर नहीं कर सके। आज के अफगानिस्तान के बारे में तो हम बातचीत करेंगे ही। ये चीज समझ में आना चाहिए कि बहुत सालों से 1970 से 72 के बाद जब पाकिस्तान ने हमारे देश के साथ प्रॉक्सी वॉर शुरू कर दिया, कश्मीर के अंदर दहशतवादियों को घुसा के और बड़ा कोशिश की हमारे देश में अराजकता फैलाने की, तो इसी समय काफी सारे जो अफगानी थे, तालिबानी थे, अलकायदा के दहशतवादी थे, इन्हें हमारे देश में कश्मीर में घुसाने की कोशिश पाकिस्तान हमेशा करता रहा। और एक समय था कि जब कश्मीर के अंदर जो दहशतवादी थे उसमें 40% ये फॉरेनर्स थे, और इन्हीं को इंडियन आर्मी ने उनको तोड़ दिया और उनको वहां से भगाया, मार दिया। यानी कि जो 3 सुपर पावर्स, इंग्लैंड, रशिया या यूएसएसआर या अमेरिका जो नहीं कर पाया, इनको हमारी सोल्जर्स ने डिफीट कर दिया। और आज की अगर आप बात करेंगे, अगर आपने आज का ही टीवी देखा होगा, तो अभी हम जब बातचीत कर रहे हैं तो श्रीनगर में एक एनकाउंटर शुरू हुआ है जिसमें हमने हमारे एक सैनिक का जान दे दी है और 2 दहशतवादियों को अभी तक जो लास्ट रिपोर्ट आई थी उनको मारा हुआ है। तो अफगानिस्तान का इतिहास इसलिए थोड़ा समझना जरूरी है क्योंकि यहाँ से हमारे देश में हजारों साल से हमले हुए हैं जो वाया खैबर पास से आए हुए हैं। और अभी जो 1947 के बाद का जो इतिहास है, यहाँ पर भी अफगानिस्तान का हमारे साथ बहुत ही गहरा रिलेशनशिप है। और ये माना जाता है कि अगर अमेरिका अभी अफगानिस्तान से वापस जाना चाहता है, वापस जाता है अक्टूबर के महीने के अंदर या उसके पहले, तो वहां के जो फिर तालिबानी दहशतवादी है या अलकायदा के दहशतवादी है या आईसिस के दहशतवादी है, इन्हें फिर पाकिस्तान हमारे देश में घुसाने की कोशिश करेगा। तो इसलिए अफगानिस्तान में जो भी चीजें होती है उसके ऊपर हमारी नजर होनी चाहिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर अफगानिस्तान न्यूट्रल था, और जब 1947 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग अलग देश बने तो अफगानिस्तान भी एक नया देश बन के सामने आ गया। वैसे देखा जाए तो अफगानिस्तान की जो बॉर्डर है जो पाकिस्तान को लगी हुई है, 1949 में उसे ड्यूरन लाइन बोला जाता है, लेकिन वो ना पाकिस्तान मानता है ना वो अफगानिस्तान मानता है। उसके बाद जो इंडिपेंडेंट अफगानिस्तान का जो इतिहास है, इसमें मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन यहाँ पे जो महाशक्तियां है उन्होंने एक दूसरे के साथ लड़ाई करने की कोशिश की। ये कभी वहां पे अमेरिका होते थे, कभी कम्युनिस्ट आ जाते थे, कभी रशिया आ जाते थे। तो ये सब अलग अलग लोग वहां पे आते रहे, लेकिन मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं कि 1980 के अंदर एक बहुत बड़ा फर्क पड़ा जब यूएसएसआर यानी कि यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक ने अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की और वहां पे वो आ गए। उसके बाद उन्होंने अपनी पपेट गवर्नमेंट बनाई। उसके बाद 10 साल वहां पे कोशिश की, लेकिन उसी समय अमेरिका ने सोवियत यूनियन को हराने के लिए वहां पे मुजाहिदीन का इस्तेमाल किया और यूएसएसआर के ऊपर हमले करने शुरू कर दिए, जिसमें पाकिस्तान का रोल काफी बड़ा था। और ये एक इम्पोर्टेंट घटना है, इसी समय तालिबान का जो जन्म है वो हुआ था, क्योंकि पहले मुजाहिद का अर्थ है जो धर्म के लिए लड़ते हैं। मदद तो उन्हें पाकिस्तान की मदद से ये शुरू हुआ, लेकिन उसे जो अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी जो CIA है, उन्होंने उसे काफी मदद की, आर्म्स की हो ट्रेनिंग की हो, अलग अलग प्रकार की। और उसके बाद तालिबान यानी कि जो रेडिकलाइज जो लोग हैं वो पैदा हो। अभी हम क्विकली देखते हैं कि अफगानिस्तान की
एरिया वगैरह क्या है। तकरीबन 6,500 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। एरिया मोस्टली यहाँ पे पहाड़िया है। जो क्लाइमेट है ये एक्सट्रीम है, यानी कि सब जीरो टेम्परेचर होता है। और पॉपुलेशन जो 2010 के फिगर्स है उसके मुताबिक 2.3 करोड़ के आसपास है। आज लाखों अफगानी भाग के सिविल वॉर से डर के पाकिस्तान में चले गए हैं, कुछ यूरोप में चले गए हैं। लेकिन अभी की पॉपुलेशन आप 3 करोड़ के आसपास समझ सकते हैं। और इनकी लैंग्वेज क्या है, तो अलग अलग प्रकार की लैंग्वेजेस है। और जो रिलीजन है ये तकरीबन 99% जो है ये मुस्लिम्स है। लेकिन याद रहे कि यहाँ पर 1% हिंदू, सिख या इतर लोग भी थे। आपको पता होना चाहिए कुछ सिख जब रणजीत सिंह वहां पे पहुंच गए उनके साथ चले गए थे। कुछ मराठा जब लड़ाई हुई थी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत तभी वहां पे चले गए थे। तो कुछ हिंदू सिख इस इलाके में है। और आपको पता होगा कि जब इनकी वहां पे उन्हें बहुत तकलीफ दी जाती है, वहां पे वो जिंदा नहीं रह सकते हैं, उनके ऊपर बहुत ही अत्याचार होता है। तो जो हमने एक साल पहले जो CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो हमारे पार्लियामेंट ने पास किया था, उसका उद्देश्य यही था कि जो हिंदू, सिख, क्रिश्चियंस, जैन, बुद्ध जिन्हें पाकिस्तान में तंगी हो रही है, जिन्हें अफगानिस्तान में तंगी हो रही है, उन्हें हमारे देश में बसाया जाए। तो कुछ लोग अभी हमारे देश में आए हुए हैं। यहाँ पे जो लिटरेसी है बहुत ही कम है, इकोनॉमी बहुत ही कम है। अभी ये नकाशा देखिए कि जो अलग अलग इथनिक ग्रुप्स जो है उनका अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि यहाँ पे अलग अलग इथनिसिटी के जो लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं। यानी कि सबसे ज्यादा बड़े कौन है, तो पश्तून्स है जो 42% है। हजारा जो है 16%, उज़्बेक जो है 12%, और ये ताजिकिस्तान और इतर जो लोग हैं वो 24% के आसपास है। तो यानी कि ये एक इथनिक बेस्ड सोसाइटी है जहाँ पे अलग अलग वॉरलॉर्ड्स जो है वो अलग अलग एरिया में अपना राज्य करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी एरिया जो है वो पश्तूनिस्तान की है जो 42% है। अभी हम आगे जाते हैं और आज यहाँ पर देखा जाए तो दो बड़े ग्रुप्स जिसे हम मान सकते हैं कि एक है तालिबान जिसे पाकिस्तान सपोर्ट करता है जो एक रेडिकलाइज है। दूसरा है नॉर्दर्न अलायंस जिसके अंदर जैसे मैंने बोला था कि जो अलग अलग जो ग्रुप्स है वो सभी उसमें शामिल है। यानी कि उसमें ये देखिए ये सभी जो है ये सभी इसके अंदर शामिल है। यानी कि उज़्बेकिस है, ताजिकिस्तान वाले है, हाजिरा वाले है। और इसे आमतौर पे माना जाता है कि अमेरिका इसे मदद करता है। तो लेकिन आज का हालात यह है कि तालिबान आज 2/3 से ज्यादा एरिया के ऊपर राज्य करता होगा। और इसके अंदर पाकिस्तान का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। पाकिस्तान हमेशा सोचता है कि द वाटर इन अफगानिस्तान शुड बॉइल एट राइट टेम्परेचर। वो सोचता है कि अफगानिस्तान के कारण जो वर्ल्ड की सुपर पावर्स है, अमेरिका है, रशिया है, अभी चाइना है, तो वो इस तरफ देखते रहते हैं जिससे पाकिस्तान की जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ती है। तो इसकी जियो स्ट्रेटेजिक यानी भू राजकीय इम्पोर्टेंस क्या है, तो ये बोला जाता है कि अगर दुनिया में शांति रखना है तो उसका रास्ता जो है वो अफगानिस्तान से जाता है। यूएसए के ऊपर जो ट्विन टावर्स के ऊपर जो हमला हुआ था वो यहीं से हुआ था। और आज ये माना जाता है कि ये ऐसा एरिया है कि जहां से बहुत कुछ हो सकता है। क्या इंपॉर्टेंस है अफगानिस्तान की? गेट वे टू सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। अगर आपने तालिबान को और अल कायदा को ये करना है तो यहाँ इसलिए वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे तीन जो बड़े बड़े जो सुपर पावर्स है, रशिया, चाइना, ये यहाँ पे मिलते हैं। और अगर पाकिस्तान से अगर आपने एक्सट्रीमिस्ट इस्लाम को निकलना है तो अफगानिस्तान का इम्पोर्टेंस है। अफगानिस्तान का ये एरिया अभी देख लीजिए, ये एक पूरे नकाशे के साथ। ये देखिए ये जो एरिया ये बीच में आपको अफगानिस्तान नजर आ रहा है, ये अफगानिस्तान का एरिया है। यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान है, यहाँ पे ताशकंद या ये है।
यहाँ पे ईरान है, और ये यहाँ से समुंदर जो है वो आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि अफगानिस्तान की डायरेक्ट बॉर्डर तो हमारे साथ नहीं है, लेकिन कश्मीर के साथ थोड़ा बहुत इनका संबंध आ जाता है। तो ये एक लैंड ब्रिज है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के लिए। ये एक पाकिस्तान सोचता है कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान के ऊपर हमला करता है तो पाकिस्तान की जो डेप्थ है ये बहुत ही कम है। यानी कि उनको हमेशा सोचते हैं कि इतनी ही पाकिस्तान की डेप्थ है, अगर हमारे रनगाड़े यहाँ से हमला करे तो हम कुछ ही दिनों के अंदर पाकिस्तान की सीमा पे पहुंच जा सकते हैं, जिससे पाकिस्तान के दो टुकड़े हो सकते, एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो इसलिए वो हमेशा चाहते हैं कि जो अफगानिस्तान है वो उन्हें एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ देता है, तो इसलिए उनका इम्पोर्टेंस है। और ड्यूरन लाइन और जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर भी सेटल नहीं है, इसलिए पाकिस्तान हमेशा इसे इम्पोर्टेंट सोचता है और ये भी सोचता है कि यहाँ पे ईरान का इन्फ्लुएंस ना बढ़े, क्योंकि ईरान और पाकिस्तान का भी एक दूसरे के साथ काफी संबंध है। तो इसके बाद अगर आप ईरान की कारण देखें तो ईरान के लिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है? ईरान के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो पाकिस्तान वहां पे देख रहा है, वहां से रशिया आ सकता है, वहां से अमेरिका आ सकता है, यानी कि दूसरे देशों को रोकने के लिए इनका इम्पोर्टेंस है। ये ईरान का सोचना है। आप ईरान की आइस से इम्पोर्टेंस देखिए। उसके बाद चाइना को इनकी इम्पोर्टेंस क्या है? अगर आप देखेंगे तो चाइना और ये यहाँ पे देखिए, ये चाइना है और ये है अफगानिस्तान। तो वैसे देखेंगे तो इनके बीच में डायरेक्ट बॉर्डर तो कोई नहीं है, बीच में अलग देश आ जाते हैं, पाकिस्तान के थ्रू इन्हें जाना पड़ता है। लेकिन चाइना हमेशा सोचता है कि यहाँ से उनको एनसर्कल किया जाए, और पहले इस प्रकार से एनसर्कलमेंट हुई थी। और वो सोचते हैं कि जो तालिबान है, ये तालिबान का जो बहुत बड़ा संबंध शिनजियांग के साथ है। शिनजियांग का ये जो प्रांत है जो यहाँ पर है, यहाँ पर चाइना सोचता है कि इस्लामिक दहशतवाद यहाँ पे शुरू हो सकता है। तो इसलिए ये इनके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर तालिबान को रोकना है तो उनको अफगानिस्तान में ही रोका जाए। इसके बाद अमेरिका भी यहाँ पे है, तो इसलिए वो सोचते हैं कि इनके लिए वो इम्पोर्टेंट है। रशिया और जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स है उनके लिए क्या इंपॉर्टेंस है? ये ऊपर वाला एरिया पूरा रशिया का है, ये आपको यहाँ पे अफगानिस्तान नजर आ रहा है। तो उनके अगर आपसे देखे तो वो चाहते हैं कि यहाँ पे चाइना नहीं आना चाहिए, यहाँ पे अमेरिका नहीं आना चाहिए, यहाँ पे इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो उनके होने चाहिए। जो अलग अलग देश है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के, वो उनके लिए अफगानिस्तान इसलिए इम्पोर्टेंट है, एक तो यहाँ पे तेल है, यहाँ पे गैस है। जो सिविल वॉर अफगानिस्तान में चल रहा है, वो सोचते हैं कि वो उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान वगैरह जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स है वहां पे नहीं आना चाहिए। जो एक्सट्रीमिस्ट इस्लाम जो स्प्रेड हुआ है वो यहाँ पर नहीं आना चाहिए। तो यानी कि हर एक का अपने अपने साथ अपना अपना देखना है। लेकिन हमारी तरफ से देखे तो जो दहशतवाद कश्मीर में फैला हुआ है, इसके साथ इनका बहुत ही गहरा संबंध है। और इन्होंने बहुत संख्या में अफगानी दहशतवादियों को पाकिस्तान ने हमारे देश में घुसाया था। और जब कारगिल की लड़ाई हुई थी तभी भी उनका इस्तेमाल काफी जगह से किया गया था। और अभी आपको याद होगा कि जब ये लद्दाख का स्टैंड ऑफ चल रहा है तभी भी खबर आ रही थी कि पाकिस्तान इनकी मदद से कारगिल या लेह में दहशतवाद को फैलाना चाहता है। और पाकिस्तान को हमेशा डर लगता है कि हिंदुस्तान अफगानिस्तान को क्यों मदद करता है, क्योंकि हमारी उनके साथ हिस्टोरिक संबंध तो है। इनके साथ या हमारे तरफ से आज अफगानिस्तान में हिंदुस्तान का इम्पोर्टेंस बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि वहां पे डेवलपमेंट के अंदर हमने काफी काम किया है। जब तक सवाल यूनाइटेड नेशंस का है तो ये यहाँ पे कुछ ज्यादा नहीं कर सके। ये एक बहुत ही वीक बॉडी है। और तालिबान जो है, जो अभी आज के सबसे बड़े एक्टर है, इन्हें यूनाइटेड नेशंस ने एक्सेप्ट नहीं किया है। अभी हम क्विकली आ जाते हैं
ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म, जब अमेरिका के ऊपर दहशतवाद का हमला हुआ था, तो उसके बाद अमेरिका को यह पता लग गया था कि उसमें अल कायदा के लोग इन्वॉल्व थे, और अमेरिका ने अपनी फौज यहाँ पे लाई और बड़े तौर पे यहाँ पे लड़ाई शुरू कर दी। अमेरिका एक टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर है, आर्म्स की तरफ से बहुत सुपर पावर है, उनके पास बहुत ही अत्याधुनिक वेपन्स है। तो जितने सारे वेपन्स थे उन्होंने इसका इस्तेमाल किया। और वो यहाँ पे क्यों आए, कारण तो अलग था कि पहले वो सोचते थे कि यहाँ पे दहशतवादी तैयार ना हो। जो 20 लाख से ज्यादा जो अफगानी पाकिस्तान में चले गए थे उनको वापस लाना चाहिए, दुनिया का दहशतवाद या शुरू ना हो, जो तालिबान है उनका स्प्रेड आगे ना हो। तो ये अलग अलग कारणों से अमेरिकन यहाँ पे पहुंच गए। तो ये आज अगर आप देखेंगे अफगानिस्तान, ये सुपर पावर्स की जो लड़ाइयाँ है इसमें अटका हुआ है, दहशतवाद की जो लड़ाइयाँ है इसमें अटका हुआ है, जो रेडिकलाइजेशन इस्लाम का हो रहा है इसमें अटका हुआ है। अलग अलग देश अपने जो मॉडर्न वेपन्स है इसे टेस्ट करना चाहते हैं। तो इसलिए अफगानिस्तान का हालत आज आजकल काफी बुरा हो गया है। और अफगानिस्तान यहाँ पे कब सुधार होगी, कब यहाँ पे शांतता आएगी, ये ऐसे सवाल है कि जिसके लिए किसी के पास भी कोई भी बिल्कुल रिप्लाई या कोई आंसर नहीं है। अलग अलग ग्रुप्स हैं जिसमें पश्तून्स जो है यानी कि पठान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ताजिकिस्तान जो है, जो मैंने पहले मैप में दिखाया था, ये सेकंड लार्जेस्ट है। और 85% जो पॉपुलेशन है ये बस्तियों में रहती है, 15% केवल जो बड़े शहर है काबुल या कंधार वगैरह वहां पर रहती है। 99% पॉपुलेशन ये मुस्लिम है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये करते क्या है, इनका ऑक्यूपेशन क्या है। थोड़ी बहुत तो फार्मिंग हो जाती है, थोड़ा बहुत ट्रेड हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो ट्रेड है वो हथियार को बेचना, नंबर एक, नारकोटिक्स यानी अफू गांजा चरस को अलग अलग देशों में भेजना, नंबर दो, तीसरा अलग अलग ग्रुप्स जो है उनके लिए लड़ाई करना। यानी कि कोई अफगानी है वो अफगान गवर्नमेंट के लिए लड़ाई करते हैं, कुछ अफगानी है कि जो तालिबान के लिए लड़ाई करते हैं, कुछ अफगानी है कि जो इतर देशों के साथ लड़ाई करना चाहते हैं। अभी हम क्विकली सोवियत यूनियन के ऊपर आ जाते हैं। जब 1980s में वो यहाँ पे आए थे और यहाँ पे वो राज करना चाहते थे। वैसे देखा जाए इसी समय जो हमारे देश की प्रॉब्लम है दहशतवाद, इसका संबंध इस घटना के साथ है। क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान की मदद से अफगानियों को तैयार किया गया, जिसे मुजाहिदीन बोला गया, उनको हथियार दिए गए और उन्होंने सोवियत यूनियन के साथ लड़ाई शुरू कर दी, जो उन्होंने 10 साल के ऊपर जीती। और इसी समय तालिबान का जो उदय वो हुआ। तालिबान बेसिकली एक रेडिकलाइज सोसाइटी है, जो यहाँ पे जो चीजें लाना चाहती है वो है रेडिकलाइज्ड फॉर्म ऑफ इस्लाम। और आपको पता है कि काफी साल पहले हमारी जो इंडियन एयरलाइंस की जो एयरबस थी उसे हाईजैक कर दिया, उसके बाद हमने 4 बड़े दहशतवादियों को छोड़ दिया था। तो ये अलग अलग लोग जो है ये अलग अलग कारणों के अंदर अफगानिस्तान में कुछ ना कुछ अपना इम्पोर्टेंस बढ़ाना चाहते थे। तो अभी अमेरिका के लिए इम्पोर्टेंस, क्योंकि वो यहाँ से तेल लाना चाहते हैं, गैस लेना चाहते हैं, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के ऊपर ध्यान रखना चाहते हैं, चाइना के ऊपर ध्यान देना चाहते हैं, ईरान के ऊपर ध्यान देना चाहते हैं। रशिया सोचता है कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को अगर हमने प्रोटेक्ट करना है तो इनका इम्पोर्टेंस ज्यादा है, ऑयल उनके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए वो नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट करता है। इसके बाद आप देखिए चाइनीज क्यों चाहते हैं। चाइना अभी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अंदर आने की कोशिश कर रहा है। और क्या ये हमारे लिए अच्छी बात है या क्या ये हमारे लिए बुरी बात है, ये इसके ऊपर बातचीत हो सकती है। लेकिन मेरा खुद का मानना यह है कि इससे चाइनीज का जो नुकसान है वो ही ज्यादा होने वाला है। क्योंकि जो भी सुपर पावर यहाँ पर आई हुई है, उनका यहाँ पे वाटरलू हुआ है, यहाँ पे वो हार गए हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए।
पाकिस्तान के ऊपर हमारी नजर होनी चाहिए, क्योंकि तालिबान उनके कंट्रोल के नीचे है। इन्हें उनको यहाँ पे स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिलती है, यानी कि यहाँ से वो अगर हिंदुस्तान के साथ लड़ाई होती है तो ये उनके लिए पीछे जाने का एक अच्छा जगह है। वो अपने फौज को वहां जाके वहां से अफगानिस्तान की माउंटेन जो है उससे लड़ाई करना चाहती है। और वो चाहते हैं कि यहाँ का जो तेल और गैस है इसके ऊपर उनका एक अच्छा नजर हो। और वो चाहते हैं कि यहाँ पे हमारे देश का यानी हिंदुस्तान का कोई इन्फ्लुएंस ना हो। और वो चाहते हैं कि इससे जो वर्ल्ड है उनके साथ उनके ऊपर जो उनका कंट्रोल है वो ज्यादा अच्छी तरह से होगा। हमारे देश के लिए कश्मीर के लिहाज से दहशतवाद न हो इसके लिहाज से, पाकिस्तान को रोकने के लिए, और हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी है इसके लिए ये हमारा इम्पोर्टेंस है। आज इस देश में बहुत सारे मिनरल्स है, यहाँ पे गैस है, यहाँ पे तेल है। ये जो गल्फ कंट्रीज है उसके पास है। यहाँ से जो ओल्ड ट्रेडिंग रूट्स है वो सब यहाँ से जाते हैं। मैं थोड़ा मेरी बातचीत की स्पीड बढ़ा रहा हूँ क्योंकि अफगानिस्तान ऐसा विषय है कि अगले 2 दिन भी आप इसके ऊपर बोल सकते हैं। लेकिन मैं आपको इतनी ही ये चीज बोलना चाहता हूँ कि इसका जो इम्पोर्टेंस है पिछले 100 साल, पिछले हजारों साल से ये इम्पोर्टेंस क्यों है। यहाँ पे अमेरिका पहले ब्रिटिशर्स क्यों आए थे, बाद में सोवियत यूनियन क्यों आई थी, उसके बाद अमेरिका यहाँ पे क्यों आ रहा है, ये सभी आपको समझ में आना चाहिए। और आपको ये समझ में आना चाहिए कि जिसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात करूंगा कि सोवियत यूनियन जैसा देश जिन्होंने दूसरे महायुद्ध में बहुत ही अच्छी लड़ाइयां लड़ी थी, वो अफगानिस्तान में आके क्यों नहीं जीता। उसके कारण अलग अलग है, लेकिन एक कारण यह है कि सोवियत यूनियन भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सॉफ्ट हो गया था। वो लड़ना नहीं चाहता था। उन्होंने सोचा कि केवल हमारे जो बड़े हथियार है इसका इस्तेमाल करते हुए हम अफगानिस्तान को हरा सके, और इसलिए वो यहाँ पे हार गए। जब तक सवाल है अफगानियों का, वहां पे जो तालिबान है उनका, उनकी क्या क्वालिटीज है ये हमारे लिए समझना इम्पोर्टेंट है। एक तो ये बहुत ही टफ लोग है, बहुत ही स्ट्रांग है, फिजिकल करेज उनका बहुत ज्यादा है। हजारों साल से जो उनका सिंगल बिगेस्ट ऑक्यूपेशन है वो लड़ना है। या ब्रिटिश के खिलाफ लड़े, अमेरिका के खिलाफ लड़े, या रशिया के खिलाफ लड़े, या बाद में चाइना के खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन लड़ाई तो वो करते रहेंगे। तो लड़ना उनका एक सिंगल बिगेस्ट ऑक्यूपेशन है। फिजिकली बहुत टफ है। वो कितना भी पेन बेयर कर सकते हैं। और उनका धर्म के ऊपर काफी सारा विश्वास है। वो सोचते हैं कि अगर वो लड़ते हैं तो शायद वो स्वर्ग में चले जाएंगे। बहुत ही टफ है। तो ये उनकी क्वालिटीज है जिससे उनको हराना इतना आसान नहीं है। और उनका कोड ऑफ ऑनर भी बहुत है। आज वहां पे कोई एक स्टैंडर्ड करेंसी नहीं है, लेकिन अगर कोई बोले कि मैं आपको 100 रुपया देने वाला हूं तो वो दिया जाता है। वो जहां जिसके साथ मिल जाते हैं उसको बहुत मदद करते हैं। और वो जो आजू बाजू में जो मिलता है उसके ऊपर वो रह सकते हैं। तो ये उनकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, इसलिए वो लड़ाई लड़ सके। लेकिन उनकी कुछ कमजोरियां है, वो भी हमें समझ में आनी चाहिए कि वो लड़ाई तो अच्छी तरह से करते हैं, लेकिन उनके एक दूसरे के साथ भी बहुत ही डिफरेंसेस है। यानी कि जो अलग अलग सोसाइटीज जो अफगानिस्तान में है, यानी कि पश्तून्स है, कज़ाकी है वगैरह, तो ये एक दूसरे के साथ भी वो लड़ते रहते हैं। तो ये उनकी एक कमजोरी है। और पाकिस्तान उनको काफी सारा मदद देता रहा। सीआईए ने भी उनको काफी सारी मदद दी। और इसका बुरा असर हमारे देश के ऊपर यानी इंडिया के ऊपर ये हो गया कि इससे पाकिस्तान को इर्रेगुलर वॉरफेयर या दहशतवाद को किस प्रकार से बढ़ावा देते हैं, ये अनुभव उनका बहुत ही ज्यादा हो गया है। तो इसलिए आज पाकिस्तान जो हमारे देश में जो लड़ाइयाँ लड़ता है, ये इसका कारण है कि इस प्रकार का इरेगुलर वॉरफेयर का इस्तेमाल करके, इस प्रकार से जो ट्राइबल्स है
उनका इस्तेमाल करके आप कैसे लोगों के साथ लड़ सकते हैं, ये अच्छी तरह से वो सीख गए हैं। अभी हम थोड़ी सी तालिबान के बारे में बात करेंगे, क्योंकि तालिबान जो है वो एक ऐसा देश ऐसी एक कम्युनिटी है कि वो अगले कुछ महीनों में उनका पूरा अफगानिस्तान के ऊपर कंट्रोल होने वाला है। अगर आप देखेंगे तो केवल 10% एरिया जो अफगानिस्तान की है अंडर कल्टीवेशन है, 60% में कुछ ना कुछ होता है और बाकी जगह पे माउंटेन्स है वगैरह। और यहाँ से ट्रांजिट रूट जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं। और ये एक बार फिर देखिए कि और कुछ अलग अलग ग्रुप्स जो यहाँ पे रहते हैं, हाजिरा है, इसके बाद ताजिकी है, इसके बाद उज़्बेक है, उसके बाद पश्तून्स है। पश्तून्स का एरिया, मैं पश्तून्स के ऊपर थोड़ी सी नजर ये डालना चाहूंगा कि ये जो एरिया है, ये तो खैर ये यहाँ जो पश्तून दिखाए हुए हैं, ये तो अफगानिस्तान के अंदर के पश्तून्स है, ये जो आप देखेंगे। लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर पश्तून फैले हुए, जो अभी मेरी यहाँ पे रेड लाइन जा रही है, ये जो है ये पाकिस्तान के अंदर है। और ऐसे माना जाता है कि पाकिस्तान का जो ये पश्तूनिस्तान का एरिया है या वजीरिस्तान का एरिया है, ये सारे लोग बाद में अफगानिस्तान से ही मिलना चाहते हैं। तो अभी हम क्विकली इसकी हिस्ट्री एक बार देखें कि अफगानिस्तान के वॉर्स जो हो गए, और 3 वॉर ब्रिटिशर्स के साथ हो गए, उसके बाद सोवियत यूनियन आ गया, उसके बाद वो भाग के चले गए, उसके बाद 94 में तालिबान आ गया, आज उनका काफी सारा कंट्रोल है। उसके बाद दहशतवादियों का हमला हुआ और इसके बाद तालिबान का जो जन्म हुआ। और आज ये माना जाता है कि पाकिस्तान के जो एक आईएसआई की जो चीफ थे, नसरुल्लाह बबर और हमीद गुल, ये इन लोगों ने इनके कारण इनका ये उदय हुआ है। और उनकी जो बड़ी बॉडी है उसको शुराज बोलते हैं, कि जो अलग अलग जो लोग हैं इकट्ठे आ जाते हैं और कुछ बात करते हैं। तो आज इनका लीडर कौन है? तो इनके कोई सेंट्रल लीडरशिप नहीं है। तो आज इनको अलग अलग जगह से मदद आती है, कुछ स्टेट से आती है, कुछ नॉन स्टेट से आती है। जिसके अंदर अगर आप नॉन स्टेट के ऊपर देखें तो इनका ट्रांसपोर्ट माफिया है, इनको कुछ मुस्लिम कंट्रीज के कुछ लोग हैं उनको मदद करते हैं, उनको नारकोटिक्स से भी उनको काफी सारा इनकम मिलता है। तो इनके जो अलग अलग सोर्सेस है यहाँ पे आपको नजर आता है। और आज माना जाता है कि एक समय था कि 40 देशों के लोग यहाँ पे आए थे जिहाद लड़ने के लिए। आज शायद इनका प्रमाण काफी कम हो गया है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि अफगानिस्तान में जो आज चल रहा है, ये दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग सिविल वॉर यहाँ पे चल रहा है। इतने सालों से चल रहा है और कितने साल चलेगा ये कोई नहीं बता सकता। तो यहाँ पे शिया और सुन्नी के बीच में डिवाइड है, यहाँ पे वहाबिज्म फैल रहा है, देवबंदी मदरसा का इन्फ्लुएंस भी काफी है, और अलग अलग देशों के लोग भी यहाँ पर आते हैं। माना जाता है कि अभी जो अल कायदा का प्रमुख है अल जवाहिरी, वो है। तो ये अलग अलग लोग सभी जो है यहाँ पे मिले हुए हैं। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कॉन्कॉक्शन है, जिसमें जिहाद है, जिसमें धर्म है, जिसमें स्मॉल आर्म्स यानी कि AK-47 राइफल्स है, जिसमें नारकोटिक्स है, जिसमें बहुत ही फिजिकली टफ लोग हैं कि जिन्होंने 3 सुपर पावर्स को अभी तक हराया हुआ है। तो ये एक हमारे देश के लिए एक बहुत खतरा बन सकते हैं, क्योंकि अभी मैं अगले 10-15 मिनट में 10 मिनट में रुकने वाला हूं, और उसके बाद अगर कोई सवाल होंगे तो हम लेंगे। लेकिन आप हमें ये समझ में आना चाहिए कि ये एक हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है, क्योंकि यहाँ से हमारी देश के खिलाफ लड़ाई कर रहा है पाकिस्तान। यहाँ से बहुत बड़ी संख्या में ड्रग स्मगलिंग होता है, काफी सारे दहशतवादी बन के हमारे पास आ जाते हैं। तो इसीलिए, और यहाँ से अगर आप देखेंगे हिस्टोरिकली, जब हमारे देश में जो अग्रेशन हुआ वो यहाँ से खैबर पास के थ्रू ये आया था। तो इसलिए हम हमेशा यहाँ पे नजर रखते हैं, और पाकिस्तान को कंट्रोल करने के लिए अफगानिस्तान से
डायरेक्ट मदद करने के लिए हम यहाँ पे काफी आकर आने की कोशिश ये करते हैं। तो अभी हम अफगानिस्तान में क्या कर सकते हैं? अभी क्या हमने तालिबान के साथ संबंध एस्टेब्लिश करने चाहिए? क्या हमने पाकिस्तान की मदद लेनी चाहिए? पाकिस्तान और चाइना की मदद तो कोई ले नहीं सकता है। अभी फिलहाल जो बातें हैं वो चल रही है, नेगोशिएशंस चल रहे हैं। और अगर आपने लेटेस्ट खबर सुनी होगी तो इसमें 2-3 पार्टीज है। एक साइड में अमेरिका है, दूसरा यहाँ पे पाकिस्तान के लोग हैं, तीसरा यहाँ पे चाइना भी बीच में आया हुआ है, और चौथा ये जो तालिबानी है वो यहाँ पे आए हुए हैं। अमेरिका ये चाहता है कि अमेरिका में अक्टूबर में इलेक्शंस है, तो वो चाहते हैं कि उसके पहले जो अमेरिकन आर्मी आज यहाँ पे काम कर रही है उन्हें वापस बुलाया जाए, क्योंकि अमेरिका अपनी कैजुअलिटीज यहाँ पे सफर होना नहीं चाहती। वो तालिबान से चाहते हैं कि तालिबान यहाँ पे शांतता लाए, लेकिन और दूसरा उनका कहना है कि जो अभी जो गवर्नमेंट है अफगानिस्तान की, करजाई है या डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला है, इनके साथ मिलके तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर राज्य करना चाहिए। लेकिन इस प्रकार से राज्य करने के लिए तालिबान तैयार नहीं है। सीज फायर तो हो गया है, बातचीत अमेरिका और तालिबान के बीच में चल रही है, लेकिन जमीन के ऊपर जो वायलेंस है वो बहुत ही कम है। तो ये अभी इस प्रकार की ये जो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, इसके अंदर हमारे देश का क्या रोल होना चाहिए, हिंदुस्तान का या इंडिया का क्या रोल होना चाहिए? आज हमने हजारों करोड़ की जो मदद है वो अफगानिस्तान को की हुई है, लेकिन हम उसे उन्हें आर्म्स एड ये नहीं देते हैं। तो क्या हमने अफगान तालिबान के साथ बातचीत करनी चाहिए? इसमें एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि अगर अफगान तालिबान ये मानता है कि कश्मीर ये भारत का इंटीग्रल पार्ट है, और दूसरा अफगानिस्तान के दहशतवादी ये भारत में नहीं आएंगे, और तो ही हम अफगानिस्तान का जो तालिबान है उनके साथ हम बातचीत कर सकते हैं। अभी जो अफगान तालिबान है, जो अभी सत्ता में आने की उम्मीद है, और एज इट इज ये माना जाता है कि अगर आप आज का तालिबान का नकाशा आज का अपन अफगानिस्तान का नकाशा देखेंगे तो माना जाता है कि 70% एरिया के ऊपर तालिबान का कंट्रोल है, 25% एरिया के ऊपर एक अफगान गवर्नमेंट का कंट्रोल है, और बाकी का एरिया के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। और ये माना जाता है कि अफगानिस्तान गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वो बेसिकली जो बड़े सिटीज है, काबुल, कंधार वगैरह, यहाँ के ऊपर ही है। अमेरिका ने बहुत कोशिश की अफगानिस्तान आर्मी को तैयार करने के लिए, उनको वेपन देके वो थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ तो कर रही है, और अमेरिका अभी उनको केवल हेलीकॉप्टर्स की मदद देता है, एडवाइस की मदद देता है, ट्रेनिंग की मदद देता है। और जब तक सवाल हमारे देश का है, हमने काफी सारे अफगानियों को, हमारे देश में जो अफगानिस्तान सरकार के जो लोग हैं उन्हें हमारी अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के अंदर ट्रेनिंग दी हुई है। मैं आर्मी इंस्टीट्यूशंस की बात करता हूं। आपको शायद पता होगा कि नेशनल डिफेंस एकेडमी जो खड़गवासला में है, वहां से भी अफगानी कैडेट्स ये पास आउट हुए हैं। तो जो अफगानिस्तान की जो रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट है उसे हम ट्रेनिंग के लिहाज से काफी सारी मदद करते हैं, लेकिन ये क्योंकि अमेरिका का ये सोच विचार है कि अगर अफगानिस्तान की गवर्नमेंट अमेरिका वहां से निकलने के बाद अगर खुद के पांव पे खड़ी होती है तो वो अमेरिका के लिए एक अच्छी बात होगी। वैसे देखा जाए तो उनकी स्ट्रेंथ आज काफी है, 1.5-2 लाख के आसपास है, उनका ट्रेनिंग काफी अच्छा है, वो थोड़े बहुत लड़ाई भी करते हैं। लेकिन क्या वो तालिबान का ऑनस्लॉट अमेरिका जाने के बाद उसे बेयर कर पाएंगे? ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन हमारा इम्पोर्टेंस ये है कि हम तालिबान के साथ बातचीत करने से पहले हमने उनको बोलना चाहिए कि अगर आप पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस के अंदर नहीं है तो हम आपसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, क्योंकि अगर तालिबान का कंट्रोल है अफगानिस्तान के ऊपर तो उन्हें राज्य करने दो, लेकिन इसमें पाकिस्तान नहीं होना चाहिए। और वहां पे यहाँ पर एक
इंडिपेंडेंट अफगानिस्तान सामने आना चाहिए, जहां पे सुरक्षा होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए और सबसे बढ़िया शांति होनी चाहिए। तो ये क्या होगा कि नहीं, क्या शांतता आएगी? क्या अमेरिका जाने के बाद हिंसाचार नहीं बढ़ेगा? क्या पाकिस्तानी आर्मी चुपचाप से बैठेगी? क्या चाइना चुपचाप से बैठेगा? तो आज अगर आप देखेंगे तो चाइना और अमेरिका के साथ अमेरिका के बीच में बहुत ही बड़ा वॉर चल रहा है। इसके बारे में हमने बहुत बात की हुई है। तो ये माना जाता है कि अगर चाइना अफगानिस्तान में आता है तो जैसे अफगानिस्तान के लोगों का इस्तेमाल अमेरिका ने रशिया के खिलाफ किया था, तो वैसे चाइना अफगानिस्तान का इस्तेमाल करना चाहेगा अमेरिका के अगेंस्ट, और शायद हमारे देश के साथ भी, यानी कि इंडिया के साथ भी कर सकता है। और जब तक सवाल पाकिस्तान का है, वो तो करेंगे ही। और अफगान तालिबान जो है वो पाकिस्तान को खुश करने के लिए वो शायद हमारे देश के अंदर भी आके गड़बड़ करने की कोशिश कर सकते हैं, खास तो कश्मीर के अंदर, क्योंकि उन्होंने ये पहले भी बहुत बार किया है, लेकिन इंडियन आर्मी ने उनको वहां पे जीने नहीं दिया। तो अफगान तालिबान जो है, आगे आने वाले दिनों में क्या ये पाकिस्तान के प्रॉक्सी एजेंट बन के हमारे कश्मीर वैली के अंदर इंडिया को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे कि नहीं, ये हमारे सामने जो है ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है। अभी मैं अगले 2 मिनट में रुकने वाला हूं, लेकिन इसमें समझने की बात यह है कि ये धोखा हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसलिए आज हम कुछ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन अफगानिस्तान में जरूर करते हैं। हमने उनके साथ डायरेक्टली भी संबंध बनाने की कोशिश की है। और शायद आपको पता होगा कि इसी कारण से जो हमारी वकीलात वहां पे अफगानिस्तान में है, वहां पे काफी तालिबान के हमले हो गए हैं। और एक बहुत ही सीनियर इंडियन आर्मी के ऑफिसर लेट ब्रिगेडियर मेहता, ये भी इसी प्रकार के एक हमले में मारे गए थे। तो अफगानिस्तान के ऊपर जो इंटेलिजेंस जो नेटवर्क है, हम एक्टिवेट करने की कोशिश कर रही है। हमने इसके पहले अफगानिस्तान का जो असर कश्मीर के अंदर था, इसे हमने रोकने में हमें कामयाबी मिली हुई है। तो अमेरिका जाने के बाद हम क्या ये कर पाएंगे? अमेरिका यहाँ पे फुल्ली वापस जाएगा कि नहीं, या किसी फॉर्म में रहेगा, ये आगे आने वाला समय ही बता सकता है। लेकिन इस टर्ब्यूलेंट अफगानिस्तान के इस्तेमाल पाकिस्तान आगे आने वाले दिनों में करने वाला है। चाइना को भी यहाँ से मदद होगी, इसमें किसी को भी कोई शक नहीं होना चाहिए। तो आज अगर आप देखेंगे तो हमारे कश्मीर के अंदर आज कश्मीर वैली में केवल दहशतवाद है, वहां पे 200 से ज्यादा दहशतवादी नहीं है। आज जो फॉरेन दहशतवादी जो कश्मीर में है, ये 10% के लगभग माने जाते हैं। बाकी के जो है वो लोकल है। जो लोकल कश्मीरी है, उनकी लड़ने की क्षमता ये बहुत ही कम है। तो इसलिए ये माना जाता है कि पाकिस्तान अगर वहां पे दहशतवाद कश्मीर वैली में पुनर्जीवित करना चाहता है, तो उन्हें फॉरेन टेररिस्ट की मदद लेने के सिवाय और कोई चारा नहीं है। इसलिए पाकिस्तान अफगानिस्तान तालिबान का इस्तेमाल कश्मीर वैली में करना चाहेगा। और ये यहीं पर मैं रुकता हूं। मैंने बिल्कुल कम समय के अंदर अफगानिस्तान का हमारी देश की सुरक्षा के लिए क्या महत्व है, ये बोलने की कोशिश की। और कश्मीर में वो गड़बड़ उन्होंने इसके पहले कैसे की थी, ये बोलने की कोशिश की। हिस्टोरिकली खैबर पास से महमूद गजनी आए हैं, महमूद घोरी आए हैं, बाबर आया है, तैमूरलंग, नादिर शाह, इन्होंने भी यहाँ पे आने की कोशिश की है। उसके बाद कश्मीर के अंदर 1947 के बाद उन्होंने बहुत कोशिश की है। और अभी इसके आगे आने वाले दिनों में क्या होगा, ये सभी मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो मैं इतना ही बोल के रुकूंगा कि अफगानिस्तान के जो सिचुएशन है, वहां पे हमारी नजर होनी चाहिए, क्योंकि ये आज हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। तो यहाँ पर मैं रुकता हूं। और अगर कोई सवाल है
तो ये सवाल हम ले सकते हैं। कोई क्वेश्चंस है, कुछ कोई बातचीत करना चाहते हैं तो ये हम ले सकते हैं अगले 5 मिनट के लिए। तो कोई सवाल आए हैं क्या चैट बॉक्स के अंदर? मुझे जरूर बताइए, अगर आए हैं तो उसे हम ले सकते हैं। ओके, ये सवाल काफी सारे हैं। वराडकर जी वंदे मातरम बोल रहे हैं, त्रिवेदी जी नमस्कार बोल रहे हैं, मिंदल वानकर नमस्कार बोल रहे हैं। आप सबको विनंती है कि इस प्रकार के वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो उसे जरूर लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, क्योंकि ये जो स्ट्रेटेजिक स्टडी सेंटर की तरफ से एक इंफॉर्मेशन देने की हम कोशिश करते हैं। और हम सभी भारतीय अगर एक इंफॉर्मेशन वॉरियर बने, साइबर वॉरियर बने, तो हम देश की सुरक्षा मीडिया में कर सकते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कर सकते हैं। तो मिनल वानकर जी है, सुनील वालावरकर जी है, वसंत चिकोड़े जी है, ये सभी, यह है योगेश बुरके पाटिल जो है, ये भी जय जवान बोल रहे हैं। महेंद्रपाल राजपूत जी है, वो जय हिंद बोल रहे हैं। सर्वेश सिंह जी जो है जय हिंद बोल रहे हैं। तो ये अलग अलग सभी को धन्यवाद, आप इतने सारी संख्या में यहाँ पे आते हैं, सुनते हैं, धन्यवाद। अभी एक सवाल नजर आ रहा है योगेश घाटी जी से, जिसमें उन्होंने पूछा है, एक मिनट मुझे पढ़ने दो। चीन पर दाव उलटकर क्या हम चीन की सीमाओं के साथ अशांतता निर्माण कर रहे हैं? यानी कि योगेश जी पूछ रहे हैं कि क्या चीन के सीमाओं के अंदर हम अशांतता निर्माण कर रहे हैं? मैंने इसके पहले बोला हुआ है कि चीन के अंदर काफी सारे वीक पॉइंट्स है, और चीन का नंबर 1 दुश्मन उनके खुद के नागरिक है। तो चीन के जो शिनजियांग है वहां पे प्रॉब्लम चल रही है, वहां पे जो 20 लाख मुस्लिम उइगर्स है उसको चाइना ने तुरुंग में डाला हुआ है। जो 50 लाख जो तिब्बतन्स है वो उनसे नाखुश है। अलग, यानी कि चीन में प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है। क्या उसके अंदर हम कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं? तो मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि हमारी देश की एक पॉलिसी है कि हम ये सभी को एक मॉरल सपोर्ट देते हैं। हम सभी को उनको यानी कि हम किसी देश में हथियार का इस्तेमाल करते, दहशतवाद का इस्तेमाल करना नहीं चाहेंगे। वो अगर शिनजियांग में वो स्वतंत्र होना चाहते हैं तो उनको खुद की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, लेकिन हम उनके ह्यूमन राइट्स के ऊपर नजर रखते हैं और चाइनीज की तरफ से जो उनके ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं उसके बारे में बातचीत करते हैं। और हमने ये शिनजियांग के लोग हो या तिब्बत के लोग हो, उनके साथ हमारा बहुत ही अच्छा संबंध है, क्योंकि कोई चाइना अपने देशों, अपने खुद के देश के रहवासियों के ऊपर अत्याचार नहीं कर सकता, लेकिन हमने हथियार का इस्तेमाल इस इलाके में कभी नहीं किया है, ना करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा शस्त्र है, ऐसा भस्मासुर है जो उलट सकता है। अमेरिका ने कोशिश की अफगानिस्तान की मदद लेके रशिया को तंग करने की, लेकिन बाद में ये जो तालिबानी थे या अलकायदा के थे वो अमेरिका के खिलाफ ही उल्टे हो गए। और जिसको अमेरिका ने पैदा किया था, मुजाहिदीन बोलो या तालिबानी बोलो, इनके साथ आज अमेरिका इतने सालों से लड़ रहा है। तो इसलिए हमने किसी को हथियार नहीं देना चाहिए, बट मॉरल सपोर्ट, मटेरियल सपोर्ट ये हम दे सकते हैं। प्रमोद कुलकर्णी जी पूछ रहे हैं, प्रमोद कुलकर्णी की ऑल द सुपर पावर्स आर इंटरेस्टेड इन अफगानिस्तान, देन हु इज प्रोवाइडिंग मनी टू फाइट अगेंस्ट सुपर पावर? प्रमोद जी, मैंने ये स्लाइड दिखाई थी, इसमें मैंने आपको दिखाने की कोशिश की थी कि सपोर्ट कौन कर रहा है। एक सपोर्ट हो रहा है स्टेट से, यानी कि अमेरिका सपोर्ट दे रहा है, कुछ पैसा भेज रहा है, रशिया पैसा भेज रहा है, चाइना भेज रहा है, वगैरह वगैरह। अमेरिका भेजता है तो वो जो उनके खिलाफ के लोग हैं उनके साथ लड़ने के लिए भेजता है। रशिया भेजता है तो वो अमेरिका के खिलाफ लड़ने के लिए भेजता है। चाइना पैसे देता है तो वो अमेरिका के खिलाफ लड़ने के लिए भेजता है। पाकिस्तान भेजता है तो वो सबके खिलाफ लड़ने के लिए भेजता है। यानी कि अफगानिस्तान का जो चक्रव्यूह है, यहाँ पे हर एक देश अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहता है, और दूसरी जो सुपर पावर्स है उनको वहां पे उनके खिलाफ वायलेंस जनरेट करना चाहता है। यानी कि अमेरिका रशिया के साथ, रशिया चाइना के साथ, चाइना रशिया के साथ, ये मतलब कौन किससे लड़ रहा है। और दूसरा इसमें जो नॉन स्टेट भाग जो है, यानी कि आज
एक तो स्टेट से मतलब अलग अलग देशों से मदद आती है अलग अलग प्रकार की, लेकिन दूसरी है कि जो नॉन स्टेट्स लोगों से आती है। आज काफी सारे एनजीओज है जो यहाँ पे पैसा देते हैं। काफी सारे लोग हैं जिनका धर्म के ऊपर विश्वास है, वो सोचते हैं कि धर्म को बचाना चाहिए, वो लोग पैसा देते हैं। इसके सिवाय नारकोटिक्स यानी कि अफू गांजा चरस से काफी इनकम यहाँ पे जनरेट होता है। हमारे देश में भी जो नारकोटिक्स आ रहे हैं, दो जगह से आते हैं, एक तो अफगानिस्तान पाकिस्तान से आता है, और दूसरा आजकल नारकोटिक्स के ऊपर केस चल रही है, आप शायद टीवी के ऊपर बाकी की चीजें देखते होंगे तो आपको पता होगा। और दूसरा साउथ ईस्ट एशिया के देशों से आता है, खास तो चाइना, वहां से म्यांमार वगैरह से नारकोटिक्स भेजना चाहता है। तो नारकोटिक्स ये एक बहुत ही बड़ी करेंसी है। इसके सिवाय हथियारों का बेचना वहां पर एक बहुत बड़ी करेंसी है। जैसे अगर आप हमारे शॉपिंग मॉल में जाओगे, आपको वहां पे सब्जी मिलेगी और कोई चीजें मिलेगी, तो वहां पे वहां के शॉपिंग मॉल में अगर आप जाएंगे काबुल के, तो वहां पे आपको हथियार मिलेंगे, वहां पर आपको एक्सप्लोजिव्स मिलेंगे। यानी कि ये पूरी दुनिया को जो चाहते हैं उसे एक्सप्लोजिव्स बेचना चाहते हैं, उनको हथियार बेचना चाहता है। आज आप 20-25 हजार के रुपए के लिए एक आराम से AK-47 खरीद सकते हैं खुल्लम खुला शॉपिंग मार्केट से वहां पे। तो इसलिए कौन किससे किससे लड़ रहा है, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। लेकिन उसमें सफर जो हो रहे हैं वो पुअर अफगानी हो रहे हैं, और एक दूसरे के साथ लड़ाई में वो खुद मारे जा रहे हैं। लेकिन ये जो वायलेंस है ये अभी बहुत दिन चलने वाला है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। दूसरा, सतीश दीक्षित जी बोल रहे हैं कि some 15 years ago, Dr. Manmohan Singh government sent a noted economist, Dr. Narendra Jadhav, to bring economy of Afghanistan back on rails. दीक्षित जी, देखिए, जब तक सवाल अफगानिस्तान को मदद करने का है, हमने ट्रेडिशनली अफगानिस्तान को इकोनॉमिक मदद की हुई है। नरेंद्र यादव जी एक गए थे, वो एक है, लेकिन हमारी जितनी भी सपोर्ट है, वहां पे जो हम रास्ते बना रहे हैं, वहां पे हम डैम्स बना रहे हैं, हम वहां पे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो उसका मेन उद्देश्य क्या है कि अफगानिस्तान की इकोनॉमी ये डेवलप हो जाए। और जैसे मैंने अभी इसके पहले वाले ही सवाल में बताया था, उनकी आज इकोनॉमी किससे जिंदा हो रही है? जो दूसरे देशों से पैसा आते हैं, या हथियार बेचते हैं, या नारकोटिक्स बेचते, इसके ऊपर उनकी इकोनॉमी चलती है, जो चलती है मतलब। तो लेकिन जो फॉर्मलाइज्ड इकोनॉमी है, यानी कि फार्मिंग है, यानी कि इंडस्ट्री है, या शॉपिंग है, इसको भी डेवलप करने की जरूरत है। तो ट्रेडिशनली हमारे देश ने वहां में बहुत डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को ये किया हुआ है, जिससे काफी सारे जो लोग हैं वो अभी बिना हथियार का जिंदगी जी पा रहे हैं। लेकिन ये एक बहुत ही लंबी रेस है, और इसे जीतने में काफी समय लगेगा। लेकिन जो इकोनॉमी को अगर लाना है रेल मतलब बैक टू रेल्स, तो इसे जो वायलेंस वहां पे है ये पूरा रुकना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रांग होनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, ये जल्दी होने की बिल्कुल कोई भी उम्मीद नहीं है। लेकिन इकोनॉमी डेवलप करने की कोशिश हम बहुत साल से कर रहे हैं। ओके, पार्थ पटानी पूछ रहे हैं कि अमेरिका जो ट्रुप्स को वापस ले जाना चाहता है, वो हमारे लिए क्या अच्छा है या बुरा है? देखिए, आज अमेरिका के वहां पे 15-16 हजार ट्रुप्स है। ये बेसिकली स्पेशल फोर्सेस के हैं। जमीन के ऊपर जो लड़ाई है वो खुद करता है अफगानिस्तान के ट्रुप्स, यानी कि तालिबान के साथ हो या किसी और के साथ हो। लेकिन जो ये है, क्या बोलेंगे, लेकिन इसके सिवाय, सॉरी, मैंने ये एक बीच में पता नहीं क्या आ गया, एक सेकंड, एक थोड़ा ये ओके। लेकिन अमेरिका खुद लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहता। वो हेलीकॉप्टर्स की मदद देता है, वो गन सपोर्ट देता है, वो कैजुअलिटी इवैक्यूएशन में मदद करता है। तो इससे पाकिस्तान, जो अफगानिस्तान आर्मी जो एक्चुअली लड़ने का काम करती है, वो खड़ी है। तो अगर अमेरिकन ट्रूप्स अगर चले जाते हैं, तो क्या अफगानिस्तान आर्मी खुद लड़ पाएगी?
तो इसके ऊपर तो अभी कुछ कहना आसान नहीं है, लेकिन पिछला एक्सपीरियंस ये बताता है, रशिया ने भी इस प्रकार की आर्मी तैयार करके रखी थी, नजीबुल्लाह को तैयार करके रखा था, लेकिन रशियन चले गए और कुछ महीने के अंदर ही प्राइम मिनिस्टर को वहां पे हैंग किया गया तालिबान से। तो ऐसे लगता है कि शायद इसी प्रकार की चीज वहां पे होगी, अफगान आर्मी ये पूरी कोलैप्स हो जाएगी। तो अफगानिस्तान में कुछ गवर्नेंस को बना के रखने के लिए, कुछ बैलेंस रखने के लिए अगर वहां पे अमेरिका रहता है तो ये हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि सबसे बड़ी अच्छी बात क्या है, अफगानिस्तान खुद का कारोबार संभाले और वहां पे शांतता निर्माण हो। लेकिन अफगानिस्तान से अमेरिका का अफगानिस्तान से होने में जो कोलैप्स हो जाएगा अफगान गवर्नमेंट का, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है, या अफगान आर्मी का, वो रुक सकता है। तो इसलिए हमारे लिए अच्छी चीज ये होगी कि जितना ज्यादा से ज्यादा जितना ज्यादा से ज्यादा देर अमेरिका वहां पे रहे, वो हमारे लिए एक अच्छी चीज है। सर्वेश जी पूछ रहे हैं कि कैन वी क्रिएट अ वॉर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। देखिए, अफगानिस्तान की जो सोसाइटी है ये इथनिक बेस्ड है, ट्राइबल बेस्ड है, यानी कि हजारा जो लोग हैं वो पख्तूनी के साथ उनका बनता नहीं है, पख्तूनी जो है वो जो कज़ाकी है उनके साथ उनकी बनती नहीं है। जितने यहाँ के वॉरलॉर्ड्स है वो अपने अपने ट्राइबल एरिया के मुख्य है। तो क्या हम पाकिस्तान के खिलाफ उनकी मदद लेके कार्रवाई कर सकते हैं? तो इसका आंसर है बिल्कुल यस। और क्या हम कर रहे हैं? तो इसका आंसर तो मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि वेल कुछ ना कुछ तो होता ही होगा। हम कोशिश तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये इतनी अगर आपको इंटेलिजेंस का वर्ल्ड पता है, यानी कि गुप्तहेर का जो वर्ल्ड होता है, यहाँ पे डबल क्रॉसिंग, ट्रिपल क्रॉसिंग इतनी ज्यादा होती है कि क्या बात करें। लेकिन यस, अगर हम कोशिश तो हम जरूर कर रहे हैं अफगानिस्तान का इस्तेमाल पॉजिटिवली हमारे लिए करने का और पाकिस्तान के खिलाफ करने का। कितनी कामयाबी मिलती है ये आगे आने वाला दिन ही बता सकते हैं, लेकिन कोशिश बहुत हो रही है। और याद रखिए, यहाँ पर भी इंडियन आर्मी ने अपना खून बहाया हुआ है। याद रखिए, एक लेडी ऑफिसर थी, उसको यहाँ पे गैलेंट्री अवार्ड मिला था जब हमारी एम्बेसी के ऊपर हमला हुआ था। तो वहां पर आर्मी अपने कुछ लोग हैं जो कुछ काम करते हैं, लेकिन शायद और ज्यादा चीज बढ़ाने की जरूरत है। मेरे ख्याल से हम अभी 10 मिनट तो हो गए हैं। प्रबोध कुलकर्णी जी थैंक यू बोल रहे हैं इनसाइट के लिए। तो मेरे ख्याल से अभी हम रुक जाते हैं, और कोई सवाल होंगे तो नेक्स्ट जब हफ्ते हम मिलेंगे तब हम इसके बारे में बात करेंगे। तो मेरे ख्याल से मैं आपको अभी आपसे विदा लेता हूं, आपको एक बार फिर विनंती करके कि चाइनीज वस्तु के ऊपर बिल्कुल 100% बॉयकॉट करिए। कोई भी शॉप चाइनीज बेच रहा है तो वहां पे मत जाइए। अच्छे नागरिक बनने की कोशिश हम जारी करेंगे। जिस फील्ड में आप है वहां पे वर्ल्ड क्लास बनने की कोशिश करिए। इस देश को डेवलपमेंट की स्पीड बढ़ाने के लिए मदद करे, ताकि हम जो चैलेंज है इसे आगे आने वाले दिनों में ठीक तरह से फेस कर पाए। अगर हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छी होती है, देश की प्रोग्रेस होती है, तो हम चाइना का चैलेंज, ये जो अभी बहुत साल चलने वाला है पाकिस्तान के साथ, इसे मीट करने में हमें मदद मिलेगी। जब तक आर्मी का सवाल है, आर्मी मिलिट्रीली देश की रक्षा कर सकती है, लेकिन हर एक नागरिक जब एक सैनिक बनता है, देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहता है, तो देश की प्रगति ही ज्यादा तेज होती है। तो धन्यवाद, और हम अगले संडे फिर मिलेंगे शाम को, सुबह 11:30 से 12:30 बजे। और अब ये जो वीडियो है इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और व्हाट्सएप के ऊपर उसकी लिंक भेजने की कोशिश करें। धन्यवाद और जय हिंद।